वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉगिंग। मैं हूं आपका होस्ट सरवद शर्मा और हम जाएंगे नासिक के रामकुंड का स्नान देखने। आइए मेरे साथ एक अनोखे सफर पर जहां आप देखेंगे भक्ति का महासागर। मैं हूं सरवद शर्मा। लेट्स बिगिन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिव शंकर नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्री राम जय जय राम। 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 आता रामकुंड एक पवित्र जलकुंड है जो हिंदू धर्म और रामायण से जुड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक पंचवटी में स्थित है और कुंभ मेले का एक मुख्य स्थल भी है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में थे तब भगवान राम ने यहाँ स्नान किया था। कहा जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है
एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ने यह कुंड पवित्र जल से भर दिया था। आज भी यहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है। राम कुंड उन 4 पवित्र स्थलों में से है जहाँ 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यह अधिक पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु और संत यहाँ डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति पाने का विश्वास रखते हैं। राम कुंड मोक्षदायिनी माना जाता है, इसलिए यहाँ अस्थियां विसर्जित की जाती है। अखाड़ों के साधुओं का शाही स्नान यहाँ होता है, जो कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है। राम कुंड सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जो कुंभ मेले के समय और ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण हो जाता है। कुशावर्त स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान। यह त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्म ने यज्ञ किया था और यह जल मोक्षदायक माना जाता है। कुशावर्त स्नान का महत्व। पहला महत्व है पापों से मुक्ति, दूसरा महत्व है पितृतर्पण और मोक्ष, तीसरा महत्व है कुंभ मेले का शाही स्नान और चौथा महत्व है गोदावरी का पवित्र जल। पांचवा महत्व है रुद्र अभिषेक का महत्व। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद कुशावर्त कुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है, जो भक्तों के लिए एक अनिवार्य विधि है।
ब्रह्मगिरी पर्वत का महत्व। ब्रह्मगिरी पर्वत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल है जो त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है। यह पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और इसका संबंध भगवान शिव और महर्षि गौतम की कथाओं से है। पौराणिक महत्व। गोदावरी नदी का उद्गम। मान्यता है कि महर्षि गौतम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को गोदावरी रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतारित किया, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भगवान ब्रह्म का यज्ञ। कथा के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्म ने एक महायज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मगिरी पड़ा। पांडवों का निवास। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और तपस्या की थी। आध्यात्मिक शक्ति केंद्र। यहाँ पर ध्यान, तपस्या और साधना करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए यह योगी और तपस्वियों के लिए विशेष स्थल है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर पूजा और स्नान। कुशावर्त कुंड में स्नान करने के बाद ब्रह्मगिरी की परिक्रमा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। श्राद्ध और पितृ तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। महाशिवरात्रि और कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों भक्त भगवान शिव और गोदावरी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ एक पर्वत ही नहीं बल्कि शिव भक्ति, गोदावरी माँ और आध्यात्मिक शक्तियों का एक दिव्य स्थल है जो भक्तों को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है।
आज हम आए हैं MGM यूनिवर्सिटी। यहाँ हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हृदयनाथ सर से, जो हमें महाकुंभ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर एक अपना ओपिनियन देंगे। Nice to meet you, sir. To grow economy, help consumers spend. This is the headline of the Indian Express's opinion article by journalist Rajani Sinha from January 9, 2025. After the Indian economy had gone from 8.2% growth rate in 2023 to 2024 to a sharp decline at 5.4% in July to September quarter of 2024, though India retained the fastest growing economic stagnant to itself. So my question is, we are aware of the fact that we need to boost consumer spending in order to boost Indian economy's growth rate. So does the Mahakumbh, which is currently being held at the Prayagraj, Uttar Pradesh, along with it there is a lot of footfalls in other locations of Mahakumbh as well, be it Trambakeshwar, Nashik's Ramkund, or be it Haridwar, or be it Ujjain. So does this grand gathering of Kumbh contribute to a boosted consumer spending, which could contribute to a boosted economic growth rate for India's resilient economy? Thank you, sir. जैसा कि आपने बोला महाकुंभ, राइट, वहाँ कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में आप बोल रहे थे। सो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, बिकॉज इन इंडस्ट्रियल 4.0 रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, इसका यूज़ सब लोग कर रहे हैं। सो महाकुंभ की रिच नॉट ओनली इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, इस एरिया में रिलीजियस टूरिज़्म डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसका इम्पैक्ट वहाँ की जो स्मॉल वेंडर्स है, वहाँ की जो लोकल आर्टिजन्स है या हैंडीक्राफ्ट मेकर्स है, उनको डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, और इससे इनका इनकम भी बढ़ेगा अगर रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ता है।
कि अभी हम रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे थे। सपोज एक फैमिली अभी प्रयागराज में आती है, तो ये क्या होगा ना, एक फैमिली जब आती है तो अराउंड 15 डेज का प्लान बना के आती है। 15 डेज का प्लान में क्या करेगी, वाराणसी जाएगी, मथुरा जाएगी, अभी जो राम मंदिर बिल्डअप किया वहाँ जाएगी, और जो गवर्नमेंट अभी स्पेंड कर रहा है काशी वाराणसी में जो घाट्स का प्रोजेक्ट पर काम करी, इसमें डेफिनेटली क्या होगा ना, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा भी, और साथ में इंडिया का जो कल्चर है उसका भी एक्सपांशन होगा, या थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ेगा थ्रू आउट द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड ऑल्सो इन फॉरेन टेरिटरी। हेलो, मेरा नाम बिलाल अंसारी है और मैं करेंटली अभी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी महाकुंभ चल रहा है और अभी कुछ दिन और बाकी है, 15 से 20 दिन महाकुंभ के लिए बाकी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतना अच्छा सुविधा किया है वहाँ पे। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए पब्लिक के लिए। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे जो टेंट्स लगाए हैं, वहाँ पे लोगों को रुकने के लिए, वहाँ पे स्थायी लोगों के लिए जो सुविधा दी है, वहाँ पे जो अलग अलग हर 100 मीटर में जो उन्होंने टॉयलेट्स वगैरह बनाए, चेंजिंग रूम्स बनाए, और जो क्लीनलीनेस वहाँ पे है, इतने बड़े जनसंख्या को कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये महाकुंभ जो अभी हो रहा है, उससे भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, महाकुंभ होने की वजह से जीडीपी में 1% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, जिससे कि डेफिनेटली भारत को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश जवादे। मैं संभाजी नगर में रहता हूँ और आज मैं आपको महाकुंभ के बारे में कहानी बताने वाला हूँ। तो महाकुंभ की शुरुआत होती है समुद्र मंथन की कथा से। समुद्र मंथन में जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न निकल के आए थे, जिसमें से पहले निकला था हलाहल विष, जो कि देवताओं भी और राक्षसों भी कोई लेना नहीं चाहता था। तो उसे शिवजी ने अपने गले में धारण करके बचा लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ ऐसे पड़ गया। और उसके बाद निकला था अमृत। तो अमृत तो सभी लेना चाहते थे, पर अमृत राक्षसों में ना बटे, इसके लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से अमृत छीनने की कोशिश की। और राक्षसों से छीनने के बाद जो गरुड़ जी थे, गरुड़ जी वो लेके जब भटक रहे थे, तो उस अमृत में से 4 बूंदें निकल के भारत की धरती पर गिर गई। और वो 4 जगह है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो इन्हीं जगहों का ये महत्व है कि जब महाकुंभ का मेला लगता है, तो इन जगहों पर स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाकुंभ के बारे में मेरा मत कुछ ऐसा है कि जो हमारे देश के जो यूथ है, मतलब कि युवा है, उन्होंने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की 40% आबादी ये यूथ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जैसे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जब लोग ऐसे जगहों पर जाते, उससे वहाँ पे बिज़नेस को फ़ायदा होता है, लोग वहाँ पे ख़रीदते, वहाँ पे खर्चा करते, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी दाइमा है और मैं आज आपको महाकुंभ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। महाकुंभ का जो है ओरिजिन जैसे हुआ, हम सबको ही पता है कि हिंदू देवों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि देव और असुर इन दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा था समुद्र मंथन को लेकर, कि उसमें से जो अमृत मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो देवों को मिलेगा या फिर असुरों को मिलेगा। लेकिन दोनों की इस लड़ाई के बीच में जो अमृत था वो हाथ से गिर गया और उसकी बूंद जो है 4 जगह पर गिरी, ऐसा माना जाता है। वह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी है। और इन चारों जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी लोग आते हैं और अपने पापों को धोना ये सबसे बड़ा वहाँ का मोटिव बोला जाता है। उन गंगा में अगर उन्होंने डुबकी लगाई तो उनको मोक्ष भी मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। और इस बार जो महाकुंभ हो रहा है हमारे भारत में, वो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में जा चुके हैं, वहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं और वहाँ उनकी जो आस्था है वो बढ़ती ही दिखाई दे रही है। और महाकुंभ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इतने ज़्यादा
बड़े नंबर में लोगों को अगर हैंडल करना है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। हमारी भारतीय सरकार और यूपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से अभी तक का महाकुंभ जो था एकदम बेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। किरण साठे, कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अँड मास कम्युनिकेशन महाकुंभ जो चालू आहे असं म्हटलं जातं की 148 वर्षानंतर हा महाकुंभ होतो आणि जे वेगवेगळ्या समाजातून वेगवेगळ्या देशातून म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये लोक येतात आणि गंगा स्नान करतात। एक थिअरी आहे, पारंपरिक गोष्ट आहे म्हणजे की गंगा स्नान केल्याने भरपूर अशी जी आपल्या वरती असलेले पाप दिले जातात, असं भरपूर प्रकारच्या गोष्टी या ठिकाणी होत आहेत आणि भरपूर लोक विदेशातून झाले, महाराष्ट्रातून मराठवाड्यातून त्या ठिकाणी जात आहेत आणि खूप चांगलं वाटतंय। काय होतं की ज्यावेळेस सगळ्या भागातले सगळे लोक एका ठिकाणी जमतात आणि एक महासंगम तयार होतो, त्यावेळेसच त्याला नावाचं महाकुंभ दिलेले आहे, त्याच्यामुळं खूप छान वाटतंय। आणि राहिला प्रश्न इकॉनॉमिकचा, तर इकॉनॉमिकच्या दृष्टीनं बघायला गेलं तर चांगली इकॉनॉमिक होती कारण की वेगवेगळे टुरिझम टाईप झाले, पण खरंच महाकुंभमध्ये सगळ्यांनी जाऊन 148 वर्षानंतर होतंय म्हणल्यावर एक आपलं भाग्य आहे की त्या ठिकाणी आपण जाऊन यायला पाहिजे असं तरी मला वाटतं। नमस्कार, माझं नाव तेजस जवादे, मी संभाजीनगरमधून बोलतो आहे। जसं आपल्याला माहिती आहे सध्याच्या घडीत महाकुंभ एकदम जोराशोरात चालू आहे। महाकुंभचे खूप फायदे, पण सर्वात मोठा फायदा मी सध्या सांगण्या इच्छितो तो आहे भारताच्या इकॉनॉमीवरती याचा काय प्रभाव पडेल। तर जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे 45 कोटी लोकसंख्या महाकुंभमध्ये स्नान करून आलेले आहे आणि जसे 45 कोटी लोक महाकुंभमध्ये गेले तर तिकडे पैशांची घेवाणदेवाण पण होईल, लोक खर्च पण करेल पैसा, ज्याच्याने की इंडियाच्या इकॉनॉमीवरती खूप मोठा इम्पॅक्ट होईल। तर असं मानण्यात येतं की इंडियाच्या इकॉनॉमीवरती 1% 1% वाढ होईल। 1% असं पर्सेंटेजनुसार कमी वाटतो, पण आकडेवारीनुसार तो फार मोठा आकडा आहे। याच्याने छोटे मोठे उद्योगपती बिझनेसमॅनला फार मोठा फायदा होईल आणि भारताच्या इकॉनॉमीला जबरदस्त बूस्ट येईल। धन्यवाद। अपने हिंदू पुराण में तथा पौराणिक कथाएं कुंभ या कुंभ मेला इनका संबंध समुद्र मंथन से है। जिस समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ की प्राप्ति हुई, उस समय देव और दानव के बीच जो अमृत प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ, फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करते हुए अमृत सभी देवताओं में बांटना शुरू किया, किंतु एक राक्षस भगवान का रूप लेकर भगवान के पंक्ति में जा बैठा। उसने अमृत मुंह में ले लिया, जबकि वो राक्षस था। यह बात जब विष्णु भगवान की समझ में आई तो भगवान विष्णु ने अपने मूल स्वरूप में आते हुए और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का मुंह उसके शरीर से धड़ से अलग कर दिया। वही राक्षस बाद में कालांतर में राहु और केतु बन गए और अमृत कलश गरुड़ भगवान वहां से उड़ गए। उड़ने के बाद पृथ्वी पर 4 जगह यानी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन तथा नासिक, इन यहाँ कलश में से अमृत के एक एक थेम गिरे। इसलिए हर 12 वर्षों बाद उस जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला पर्व में बहुत बड़े पैमाने से भक्त गंगा स्नान करते हैं, आध्यात्मिक शुद्ध आचरण तथा पापों से मुक्त होते हैं। ऐसी वहाँ मान्यता प्राप्त हुई है। ये पवित्र स्नान इस कुंभ मेले में अमृत योग कहलाते हैं। अभी प्रयागराज में जो कुंभ मेला जो चल रहा है, वह कुंभ मेला 144 साल बाद आया। वह कुंभ महाकुंभ है जो 144 साल के बाद में जो आता है उसे महाकुंभ कहलाते हैं।
इस महाकुंभ का बहुत बहुत महत्व पुराणों में अपने को पढ़ने को मिलता है। जय श्री राम। उत्तम ज्ञानोबराव सिसोदिया, पेन्शनर PSI, परभणी जिल्हा, सध्या हाली मुक्काम औरंगाबाद, संभाजीनगर. कुंभाच्या बाबतीत, महाकुंभाच्या बाबतीमध्ये आमचं वैयक्तिक मत असं आहे की हिंदू संस्कृती ही पुराण संस्कृती आधी काळापासूनची संस्कृती आहे आणि सर्व भारतीयांची, हिंदुस्थानीवासियांची अपेक्षा आणि चालली ती संस्कृती सगळी हिंदू संस्कृती आपल्या असल्यामुळं या सर्वात महान संस्कृती म्हणजे हिंदू संस्कृती आपली. आणि भारतीय संस्कृती ही खूप चांगल्या दर्जाची, उच्च दर्जाची असल्यामुळं प्रत्येकाची भावना ही निगडीत आहेत. किती नास्तिक म्हणत असला तरी तो अंतरात्म्यातून तो भगवंताशी जुडलेला असतो. आणि माणसाची आपण ज्यांनी काही थोडं अध्यात्माची जोड आहे ज्याला, तो महाकुंभाच्या बाबतीमध्ये खूपच असणारा अनुरूप ज्याला जुडलेला असणार. कारण जेणेकरून भगवंताच्यासाठी लवकर जवळीक साधल्या जाईल अशी माणसाची भावना आहे. आणि जी काही गैरकृत्य कळत नकळत घडतात त्याचं क्षालन होण्यासाठी, पापक्षालन होण्यासाठी हे महाकुंभाचे असणारे आयोजन केलेलं आहे. आणि तिथली व्यवस्था अत्यंत खूप चांगल्या दर्जाची ठेवलेली आहे. आमच्या घरची पूर्ण फॅमिली, लहान आमचे नातू पंतसुद्धा जाऊन आले. खूप चांगल्या दर्जाची तिथं सुविधा ठेवलेली आहे. आणि सर्वांसाठी असणारं, विशेषतः म्हणजे अन्नभोजनाची असणारी व्यवस्था खूप चांगल्या दर्जाची झालेली आहे. आमच्या घरच्या लोकांनी वैयक्तिक अनुभव घेतलेला, अनुभवाचे बोलते, खूप चांगल्या दर्जाचं तिथलं असणारं नियोजन आहे. आणि भगवंतांनी त्यांना असंच योगी आदित्यनाथ यांना आणि पंतप्रधान मोदी साहेबांना यापुढं असणारं, उत्तरोत्तर असणारं या संस्कृतीबद्दल, या महाकुंभाबद्दल लक्ष घालावं. म्हणजे आता एकदा अधूनमधून पडताळणी गेले तर मग त्याचं थोडंसं म्हणजे असणारं आणखी चांगल्या रीतीने चालण्याची असणारी शक्यता असू शकते. धन्यवाद. तो ये था हमारा सफर छत्रपति संभाजीनगर से नासिक में कुंभ स्नान और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन. उसके बाद हम आए MGM यूनिवर्सिटी और हमने लिया हृदयनाथ सर का एक ओपिनियन जो कि एक इकोनॉमिस्ट है. उसके बाद हम गए मंदिर में हमने गुरुजी से ओपिनियन लिया महाकुंभ के बारे में. उसके बाद हम रेजिडेंशियल एरिया में जाकर रेजिडेंट्स के महाकुंभ के ऊपर ओपिनियन लिया. इसके बाद हम आए हैं वापस से छत्रपति संभाजीनगर. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं हूं सवर्ण शर्मा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.